नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए डेफिनेटली जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में, तो हर एक क्वेश्चन को जो है वो आप ध्यान से समझना और सॉल्व करने की कोशिश भी करना। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा किराताज पावरफुल किंग वॉज सांभर हु हैड 99 फोर्ट इन द हिल्स बिटवीन। तो बोलते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार किरातों का शक्तिशाली राजा सांभर था। इसके पास 99 जो था वो किले थे, 99 किले इसके पास थे। ये कौन सी पहाड़ियों के बीच में थे? तो बोलते हैं कि ये जो इसके पास किले थे 99 किले, ये इसके पास ब्यास और यमुना के बीच में जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के अनुसार ये बात है, ये आपने ध्यान रखना है पहले कि कौन सी ग्रंथ के अनुसार है, ऋग्वेद के अनुसार है। किरातों का शक्तिशाली राजा कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। ये है सांभर। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएं। तो बोलते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो किरातों का शक्तिशाली राजा सांभर जो था, इसके पास 99 फोर्ट थे और ये फोर्ट जो था ब्यास और यमुना की नदियां जो थी इनके बीच में जो पहाड़ियाँ थी उन यहाँ पर जो था वो स्थित थे। किरातों का जो राजा सांभर था, इसने जो था वो युद्ध भी लड़ा था आर्यन को राजा जो देवदास था उसके खिलाफ। अब युद्ध तो लड़ा गया था, परंतु ऋषि भारद्वाज जो था वो क्या थे, देवदास के जो था सलाहकार हुआ करते थे। एक ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि देवदास के सलाहकार कौन थे, ऋषि देवदास थे, ऋषि भारद्वाज थे। ये आपने ध्यान रखना है। अब ये जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, सांभर और देवदास के बीच में, ये युद्ध जो था वो 40 वर्षों तक जो था वो चला था। इसमें किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी? तो सांभर और उसका एक साथी था विरची, ये जो था वो इसमें मारे गए थे। उदुब्रज नामक स्थान पर जो था ये मारे गए थे। ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर मारे गए थे, उदुब्रज नामक स्थान पर मारे गए थे। सांभर और उसका एलय जो विरची था वो मारे गए थे। देवदास जो था, देवदास के बाद उसका पुत्र आया सुदास, और इस तरह से जो था वो कहानी हुई। ये आपने अब सारा यहाँ से ध्यान रख लेना है, नहीं भूलना चाहिए। इसी फैक्ट से जो था वो 3-4 क्वेश्चन बन गए। क्या क्या क्वेश्चन बने? पहला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के अनुसार बात कही गई है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि 99 फोर्ट थे और ब्यास और यमुना के बीच में थे। तीसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि इसका युद्ध हुआ था देवदास के साथ, ये आपने ध्यान रखना है। देवदास आर्यों का राजा था। ये युद्ध 40 वर्षों तक जो था वो चला था, और इस युद्ध में जो था ये सांभर और उसका साथी वर्ची उदुब्रज नामक स्थान पर मारे गए थे। ये आपने सारे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पूर्वी श्रेणी है जो किन्नौर और स्पीति को जो है वो अलग करती है। देखिए किन्नौर की जब भी बात की जाती है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो किन्नौर और स्पीति को जो तिब्बत से अलग करती है वो रेंज कौन सी है, वो है झांसकर रेंज। एचएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और संभावना तो ये है कि आगे भी जो है वो रिपीट होता रहेगा बाकी भी एग्जाम्स में। अगर हम थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं, झांसकर रेंज इसका सही आंसर है। ग्रेटर हिमालयन जो है, ग्रेटर हिमालय जो में जो है ये झांसकर रेंज जो है वो आती है। ट्रांस हिमालय का जो है ये पार्ट बनती है। और आपने ध्यान रखना है कि शिल्ला पीक भी जो है वो यहीं पर पड़ती है। और ये जो झांसकर रेंज है ये किन्नौर और स्पीति को जो है वो तिब्बत से अलग करती है। इसी तरह की रेंजेस हमारे पास और भी हैं, जैसे कि धौलाधार रेंज हो गया। धौलाधार रेंज जो है इसके बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे कि धौलाधार रेंज इनर हिमालय में आती है और इसको मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक रेंज के बारे में बात करें तो शिवालिक रेंज जो है ये आउटर मोस्ट रेंज है, और ये जो है वो मेनाक पर्वत के नाम से जो है वो जानी जाती है। पीर पंजाल रेंज की बात करें तो पीर पंजाल रेंज में आपने क्या ध्यान रखना है कि पीर पंजाल रेंज में हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉल करता है। ये आपको पता होना चाहिए। चंबा शहर जो है रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। बेसिक फैक्ट थे, क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन तो जस्ट एक इंस्टेंस था। अभी इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मेल लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो पुरुषों का साक्षरता दर है, मेल लिटरेसी रेट है, वो कितना है। अब देखो बात जब मेल लिटरेसी रेट की जा रही है तो मेल और फीमेल इन दोनों का ही लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार, और ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट पता होना चाहिए। तो मेल लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेटली 89% है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली कितना है?
89.5% जो है ये मेल लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार है हिमाचल का, पुरुषों का जो साक्षरता दर है। फीमेल का कितना है, फीमेल का है 75.9%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर है। ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है, 82.80% जो है ये ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है एज पर 2011 सेंसस। ये हो गए 2011 की जनगणना के अनुसार कॉन्सेप्ट क्लियर। आपने क्या ध्यान रखना है कि 2001 की जनगणना भी जो था वो इससे पहले जो था वो हुई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो था वो कितना था, ओवरऑल 76.5% जो था वो हिमाचल का लिटरेसी रेट था। और पुरुषों का लिटरेसी रेट कितना था, तो जो मेल लिटरेसी रेट था 2001 की जनगणना के अनुसार वो 85.3% था। फीमेल कितना था, फीमेल था 67.4%, कितना 67.4%। ये आपने ध्यान रखना है। आपके नोट्स जो हैं उनको यहाँ से अपडेट कीजिए, क्योंकि डाटा पहली बार डिस्कस हुआ है, काफ़ी टाइम के बाद डिस्कस हुआ है मतलब, पर मुझे लगता है कि मिशन एलाइड में ये सारा डाटा पहली बार डिस्कस हुआ। तो आपने ध्यान रख लेना है अब मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में 2001 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। कुछ भी पूछा जाए गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज ऑल्सो नोन बाय द नेम्स उकिंग, चमांग और मिंथिको। अब प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कौन से फेस्टिवल ऐसे हैं इनमें से जिनको जो है वो उकिंग, चमांग और मिंथिको के नाम से जाना जाता है। पहले में उक्यांग दिया गया है, दूसरे में साजो दिया गया है, तीसरे में लद्राचा दिया गया है, चौथे में फुल्लैच ऑप्शन दिया गया है। अब ये पेयर आपको मैच करने हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में जो उक्यांग फेस्टिवल है और जो फुल्लैच फेस्टिवल है, इन फेस्टिवल्स को जो है वो उकिंग, चमांग और मिंथिको नाम से भी जो है वो जाना जाता है। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लेना। तो ओनली 1 और 4 जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका कि ये जो फेस्टिवल है, क्वेश्चन बेसिकली अगर किसी को पूछना है तो उक्यांग फेस्टिवल को अन्य किस नाम से जानते हैं, उकिंग, चमांग, मिंथिको नाम से भी जानते हैं। फुल्लैच फेस्टिवल को भी जो है वो इन्हीं नाम से जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा भी गया है। उक्यांग और फुल्लैच फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल हैं किन्नौर के। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फूलों का त्यौहार इन्हें कहा जाता है और इनको जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनके नाम क्या क्या हैं, इनके नामों में नमांग आ जाता है, उकिंग आ जाता है, चमंग आ जाता है, मिथिको आ जाता है, ये आता है। और ये प्रचलित है किन्नौर में, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पर साजो फेस्टिवल दिया गया है, साजो भी जो है वो किन्नौर का ही फेस्टिवल है। लद्राचा फेस्टिवल दिया गया है, लद्राचा फेस्टिवल जो है लाहौल स्पीति का फेस्टिवल है। लाहौल स्पीति में जो है ये फेस्टिवल परफॉर्म होता है। और स्पेसिफिक रूप से अगर हम किन्नौर के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल एक बार रिवाइज कर लें तो कौन कौन से हो गए, उक्यांग हो गया, उक्यांग के अलावा साजो हो गया, साजो के अलावा फुल्लैच हो गया, फुल्लैच के अलावा जो है यहाँ पर तोशिम फेस्टिवल भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। हालदा फेस्टिवल है, हालदा फेस्टिवल जो है हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाता है। हालदा, लद्राचा लाहौल स्पीति के, बाकी के किन्नौर के, ये आपने ध्यान रखने हैं। और एक लोसर फेस्टिवल होता है, लोसर फेस्टिवल किन्नौर में भी परफॉर्म किया जाता है, लाहौल स्पीति में भी परफॉर्म किया जाता है। बुद्धिस्ट के द्वारा जो है जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर जो है इस फेस्टिवल को सब जगह परफॉर्म कर लिया जाता है। तो ये आपने फेयर फेस्टिवल्स के बारे में जानकारी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बाबा नाहर सिंह टेम्पल इज सिचुएटेड एट, तो बोलते हैं कि बाबा नाहर सिंह का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बाबा नाहर सिंह का मंदिर जो है वो धौलरा में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। धौलरा कहाँ पर पड़ता है, धौलरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो पड़ता है। अगर हम बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर का प्राचीन नाम जो है वो कहलूर है, ये आपको पता है। अब बात की जाए बिलासपुर की तो बिलासपुर में लुहणू ग्राउंड जो है वो स्थित है। लुहणू ग्राउंड है, परंतु बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी, बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। बिलासपुर शहर के अलावा जो कहलूर इसका प्राचीन नाम है, कहलूर की स्थापना किसने की थी, तो कहलूर की स्थापना जो था वो राजा वीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। बिलासपुर के राजा थे जिन्होंने गोरखाओं को इन्वाइट किया था कि आप आओ और कांगड़ा के ऊपर मिलकर आक्रमण करेंगे, क्योंकि कांगड़ा ने बहुत तंग किया था बिलासपुर को। संसार चंद राजा होते थे, उन्होंने बिलासपुर में छातीपुर फोर्ट जो था वो बना दिया था। बिलासपुर की चेस्ट पर बनाया गया था, छातीपुर फोर्ट नाम उसको दिया गया। तो वो कौन से राजा थे बिलासपुर के जिन्होंने इनवाइट किया था और संसार चंद के पतन का कारण बना, वो राजा महान चंद थे। बिलासपुर के एक राजा हुए जिनका कार्यकाल बड़ा ही ब्लैक पीरियड माना गया, डार्केस्ट पीरियड माना गया, काला समय भी कह सकते हैं उसको, काला युग कह सकते हैं। वो कौन से थे, तो वो आपने ध्यान रखना है कि वो थे खड़गचंद, इनका समय माना गया। और अगर हम बात करें कि बिलासपुर के ऐसे राजा कौन थे
जिनका कार्यकाल बड़ा ही समृद्ध माना गया, स्वर्ण काल माना गया, वो थे राजा हीराचंद। आते आते देखा गया बिलासपुर के अंतिम राजा राजा आनंद चंद जो था वो बने। राजा आनंद चंद के द्वारा किताब भी लिखी गई, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और बिलासपुर जब 1948 में हिमाचल का गठन हुआ था तब ये हिमाचल का हिस्सा नहीं बना था। 5वें नंबर का जो था ये जिला बना था 1954 में ये हिमाचल प्रदेश का। ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत पहले रिवाइज किए हुए हैं, बहुत बार रिवाइज किए हुए हैं, तो याद होने चाहिए। बिलासपुर में नलवाड़ी मेला जो लोहणू ग्राउंड में लगता है वो W गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में स्टार्ट करवाया गया था, ये भी साथ में जोड़ लें। तो ये हमने बेसिक क्वेश्चन सारे रिवाइज कर लिए, कोई क्वेश्चन अनटच नहीं रहा यहाँ से जो एग्जाम में पूछा गया हो। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज एट बाराबन इन द हिल्स ऑफ काटसन पास। तो बोलते हैं कि कौन सी नदी जो है वो काटसन दर्रे की पहाड़ी में बराबन से निकलती है। तो देखो इनमें से एक नदी ऐसी है जो बराबन से निकलती है। बराबन जो है वो काटसन दर्रे की एक पहाड़ी में पड़ता है। तो ये कौन सी नदी है? ये है मारकंडा नदी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मारकंडा नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है? मारकंडा जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है और सिरमौर जिले की ये नदी है, ये ध्यान रखना है। टॉन्स नदी के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? टॉन्स भी जो है वो यमुना की नदी है और यमुना के साथ जो है ये कालसी नामक स्थान पर आकर मिलती है। पब्बर के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? पब्बर देखो एक इम्पॉर्टेंट नदी है, ये भी यमुना की सहायक नदी है और ये चंद्रनाहन दर्रे से जो है वो निकलती है, चंद्रनाहन झील से निकलती है, झील कह सकते हैं आप, शिमला की झील है यहाँ से निकलती है। गिरी की अगर हम बात करें तो गिरी भी जो है वो यमुना की ही सहायक नदी है और ये कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ से ये निकलती है। 4 नदियाँ हो गई, चारों की चारों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, परंतु आपने क्या जाना? आपने स्पेसिफिक रूप से ये जाना कि ये चारों की चारों जो है वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ पर जो है कोई नदी यमुना के साथ मिल गई, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल की सबसे छोटी नदी कौन है, तो यमुना नदी जो है वो हिमाचल की सबसे छोटी नदी जो है वो है। अब ये जान लिया आपने सारा का सारा यमुना नदी के बारे में। तो ये सारी बेसिक जानकारी जो है बहुत बार जानी हुई है। कुछ नया जानते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा सा याद भी रह जाए, क्योंकि ये तो सारे पुराने घिसे पीटे क्वेश्चन हो गए। गिरी जो है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 60 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये यमुना नदी बेसिन पर बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करता है। रेणुका परियोजना 40 मेगावाट की परियोजना है, ये जो है वो यमुना नदी बेसिन पर बनी हुई है। और साथ में ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा HPPCL जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। एक को HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जीक्यूट करता है, एक को HPPCL एग्जीक्यूट करता है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपने जान लिए, अब ये याद रखना साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ईयर मुगल एम्परर अकबर कॉन्फेर्ड कांगड़ा एज जागीर टू बिरबल। पता है आपको कि कांगड़ा जो था वो बिरबल को जागीर के रूप में जो था वो दी गई थी, परंतु बोलते हैं कि कब दी गई थी, कौन से ईयर में दी गई थी। तो बिरबल को जागीर के रूप में ये दी गई थी अकबर के द्वारा, कब? 1572 में। ऑप्शन सी सही आंसर है, 1572 में दी गई थी। अब यहाँ से अगर डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। डिटेल से जान लेते हैं। इन 1572 क्या होता है, आर्मी भेजी गई, खान जहां हुसैन कुली खान की अध्यक्षता में आर्मी भेजी गई, वाइसराय थे पंजाब के, और इनके द्वारा जो क्षेत्र जो था वो अपने अधीन किया गया उसको जागीर के रूप में दे दिया गया बिरबल को, ये आपने ध्यान रखना है। और उस टाइम नगरकोट के शासक विधिचंद हुआ करते थे, विधिचंद से जो था वो वहाँ का शासन ले लिया गया था, बिरबल के अधीन जो था वो आ गया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या क्या डेट यहाँ से इंपॉर्टेंट है? 1572 इंपॉर्टेंट है, हुसैन कुली खान का नाम इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? बिरबल को जागीर के रूप में दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट ये है कि विधिचंद जो था वो उस टाइम नगरकोट के शासक जो था वो हुआ करते थे। तो 4 पॉइंट आपने जान लिए, चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिरबल कौन था? बिरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे जिनमें बिरबल था, और बिरबल के अलावा नवरत्नों में था वो अबुल फजल आते थे, फेजी आते थे, तानसेन आते थे, अब्दुल रहीम खान आते थे, टोडरमल आते थे, राजा मानसिंह आते थे, मुल्ला दो प्याजा आते थे, हकीम हुमाम आते थे। तो ये 9 रत्न आपने ध्यान रखने, नवरत्न इनको नाम दिया गया।
तो अब नवरत्नों के नाम पता होना चाहिए 1572। बाकी 4 क्वेश्चन जो हमने यहाँ से जाने वो भी ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं, या तो स्टेटमेंट बनाकर एग्जामिनर पूछ लेता है, खासकर एलाइड, एचएस, नायब तहसीलदार और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में, और या फिर किसी और फॉर्म में पूछ लेगा। तो बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसमें 11.23 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। ये इसका प्रोविज़न है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। जानते हैं स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी, इसके कंपोनेंट जो स्कीम के हैं वो क्या है। क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम है ये। तो क्लस्टर बेसिस पर जो है सब्जी उत्पादन यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर जो है वो इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब एक ही छत के नीचे जो है वो बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी, जैसे कि बीज हो गया, बीज के अलावा पार्ट पर मिलियन हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ये इनपुट बेस्ड है। और आपने ध्यान रखना है कि जो सीड मल्टीप्लिकेशन चेन है, जो बीज गुणन श्रृंखला है, उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात इस योजना के तहत कही गई है। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरीज, जो लैब हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनको भी सुदृढ़ करने की बात कही गई है। इस स्कीम के तहत जो प्रोविज़न रखा गया है बजट का, वो 11.23 करोड़ रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। ये आपने जान लिया। इससे पहले हमने गिरिराज पत्रिका में जो था वो कुछ एक योजनाएं डिस्कस की थी, उनमें सब्सिडी कितनी मिलती है वो सब्सिडी हमने डिस्कस की थी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एंटी हेल नेट के लिए जो है वो सब्सिडी दी जाती है। कि एंटी हेल नेट का क्या मतलब हुआ कि जो पेड़ पौधों पर नेट देखे होंगे आपने लगे, खासकर एप्पल या फिर बड़े बड़े पौधों पर, तो उसके लिए सब्सिडी सरकार देती है। कृषि उपदान संरक्षण योजना कहते हैं इसको। 80% का उपदान यहाँ पर दिया जाता है, 80% की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। सरकार ने एक योजना चलाई, कृषि बकरी पालन योजना। सरकार ने बोला तुम बकरियां पालो, तुम्हें सब्सिडी हम वहाँ पर दे देंगे। सरकार ने यहाँ पर जो था वो बकरियां पालने के लिए 60% सब्सिडी जो था वो देने की बात कही, ताकि उनकी जो किसान उन बकरियों को पालेंगे उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, इसलिए इनको देने की बात कही गई। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से। बोलते हैं स्टेटमेंट 1, चंबा इज़ आ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चरल टेम्पल्स इन नगाड़ा एंड पेंटरूफ स्टाइल। पहली स्टेटमेंट बोलते हैं कि चंबा अपने नगर और नगारा जो स्टाइल है यहाँ का और पक्की छत वाली शैली है, पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल जो है, इसके लिए जो है वो प्रसिद्ध है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि चंबा लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, द टाउनशिप ऑफ चंबा रिजेंबल्स एन ईरानियन विलेज फोर्ट्रेस। तो बोलते हैं कि चंबा रावी नदी के तट पर स्थित है और चंबा शहर ईरानी गांव के किले जैसा दिखता है। तो अब दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। बोलते हैं कि चंबा जो है, चंबा के जो जितने भी मंदिर हैं, मैक्सिमम मंदिर, इनका जो आर्किटेक्ट है वो नगाड़ा पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में देखने को ये मिलते हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है। दूसरी स्टेटमेंट में ऑन द अदर हैंड बोलते हैं कि चंबा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक तो ठीक है कि रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा बोलते हैं कि चंबा रिजेंबल करता है ईरानियन टाउनशिप को, कि चंबा जो है वो ईरानी टाउन्स की तरह दिखता है। तो ये गलत है जी, ईरानी टाउन्स की तरह ये बिल्कुल नहीं दिखता, ये गलत हो गया। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि रावी नदी के किनारे स्थित है परंतु ईरानी टाउन्स की तरह नहीं दिखता। किसकी तरह दिखता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ओनली 1। पहली स्टेटमेंट सही है। अब डिटेल से जानते हैं। चंबा शहर जो है ये लोकेटेड है बैंक ऑफ रावी नदी, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये इटालियन विलेज फोर्ट्रेस की है, को रिजेंबल करता है। इटली के जो गांव हैं उनकी तरह जो है दिखता है, इटालियन विलेज फोर्ट्रेस की तरह ये दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि पहली स्टेटमेंट सही है। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो नगाड़ा और पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से मंदिर हैं, किस किस तरह के उनके आर्किटेक्ट स्टाइल है। यहाँ का जो शक्ति देवी मंदिर है, जिसको छत्राड़ी मंदिर भी कहते हैं, वो पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। मेरुवर्मन राजा थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर लक्षणा देवी मंदिर है, ये मंदिर भी जो है वो पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये भी राजा मेरुवर्मन के द्वारा बनवाया गया था।
यहाँ पर जो है वो मंदिर है मणिमहेश मंदिर। मणिमहेश मंदिर जो है राजा मेरुवर्मन के द्वारा बनवाया गया था और नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो स्थित बना हुआ है। ये नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है, इसमें देखने को मिलता है। तो ये हमने यहाँ के फेमस मंदिर जान लिए जो इस पेंटरूफ और नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं। इसके अलावा क्या यही स्टाइल यहाँ पर है? नहीं, और स्टाइल तो और भी हैं, परंतु मुख्य रूप से हमने क्वेश्चन में बात की थी। जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, जो कि 6 मंदिरों का समूह है, चंबा में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो शिखर स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कौन से स्टाइल में बना हुआ है? शिखर स्टाइल में जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो बना हुआ है। 6 मंदिरों का ये समूह है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने बेसिक से मंदिर आपने ध्यान रखना है। मंदिर कौन कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं, किसके द्वारा बनवाए गए थे, ये आपने सारा ध्यान रखना है। और चंबा के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डिस्कस किया, मैं एक्सपेक्टेड हूँ, श्योर हूँ कि हर किसी ना किसी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर से रिवाइज करने की कोशिश भी करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं डिक्की डोलमा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि डिक्की डोलमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है वो संबंध रखती है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन ना अक्सर आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। हैं तो आसान ही, डिक्की डोलमा पर्वतारोही है, माउंटेनर है, और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से संबंध रखती हैं, पर्वतारोहण भी हैं, परंतु इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बड़ी ही कम उम्र में जो था वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर वापस आई थी। 19 साल की थी जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो था वो कर ली थी। 1974 में इनका बर्थ हुआ था, जन्म इनका 1974 में हुआ था। और 1993 में अगर पूछा जाए ना कि कब इन्होंने चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की, तो 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। इसलिए जो है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल से हैं, कुल्लू से हैं, कुल्लू में ही जो है वो पर्वतारोहण संस्थान भी स्थित है। अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं वो कुल्लू में स्थित है। और कुल्लू में ये कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में जो है वो मनाली में ये स्थित है। ठीक है, ये पता चल गया। अच्छा, डिक्की डोलमा कुल्लू में कहाँ से आती हैं? तो डिक्की डोलमा जो है वो कुल्लू के पलचन विलेज से जो है वो आती हैं। इनको जो था वो नेशनल एडवेंचर अवार्ड कब दिया गया है? तो राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड जो था वो इनको 1994 में ही दे दिया गया था। 1993 में आई थी, 1994 में ये एडवेंचर अवार्ड जो था वो इनको दे दिया गया था। तो ये आपने डिक्की डोलमा के बारे में जान लिया कि ये सबसे कम उम्र में जो था वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करके आई थी। इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे आपने जो था वो जान लिए। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी जान लिया। इसी तरह चर्चा में थी बलजीत कौर। बलजीत कौर भी पर्वतारोही ही है और सोलन डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंध रखती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। अभी एग्जाम में पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है, तो अभी क्योंकि चर्चा में थी ये काफ़ी, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं लमखंगा पास, बुरूहा पास बोलते हैं आर सिचुएटेड अलोंग द साउथर्न रिज ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं लमखंगा दर्रा, बरुआ दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस घाटी के दक्षिणी भाग के साथ स्थित है? तो पिछले कल ही हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो आपकी हो जाएगी। और टेलीग्राम पर भी मैंने क्विज डाला था, वहाँ से भी जो है वो प्रैक्टिस आपकी होती रहती है। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, @tallexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी उससे रिलेटेड अपडेट हो, वो सारी की सारी अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल सके। किसी भी एग्ज़ाम में आपको जो है वो दिक्कत ना आए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।